सुगंध। कभी कभी जीवन में कितनी अजीब सी परिस्थितियां आ जाती हैं जब दो व्यक्तियों में सालों से चली आ रही आपसी समझ सिर्फ एक छोटी सी बात से ही पल भर में समाप्त हो जाती है। जब अत्यंत आत्मीय रिश्ते में दरार पड़ने लगती है तो ऐसा लगता है मानो अपने शरीर का कोई हिस्सा निकाल कर बाहर फेंक दिया गया हो और वह हिस्सा चित्कार कर कह रहा हो, मुझे वापस बुला लो, मैं तुम्हारा ही अंग हूँ। जीवन के कुछ यथार्थ वाकई कड़वे होते हैं, परंतु कभी कभी गलतफहमियां भी जाने अनजाने कड़वाहट को जन्म दे देती हैं। हाँ, गलतफहमी का ही तो शिकार बनी थी रोशनी। ट्रेन की खिड़की पर सिर टिकाकर वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। शाम ढलने के साथ थोड़ी थोड़ी ठंड हो चली थी। रोशनी ने खड़े होकर ऊपर की बर्थ पर सो रही सैली को अच्छे से चादर ओढ़ा दी। सैली अपने दादा दादी से मिलने जा रही है। कितना शौक है उसे दादा दादी के पास जाने का और स्वयं उसने सीट पर बैठकर आंखें मूंद ली। विचारों के जाल ने फिर से उसे जकड़ लिया। सैली की दादी यानी उसकी सासू माँ, जिन्हें वह माँ कहकर ही संबोधित करती हैं। माँ, उसकी आंखों के आगे उनका चेहरा घूम गया। 6 साल पहले जब वह घर से विदा हो रही थी, उस वक्त उसकी मम्मी ने अपनी सालों की शिक्षा का सार सिर्फ चंद शब्दों में ही कह दिया था, जा बेटी, अपने घर सुखी रह। बेटी के 2 जन्म होते हैं, समझ लेना पिछले जन्म में मैं तेरी माँ थी, आज तेरा नया जन्म होने वाला है। आज से तेरी नई माँ तेरी सासू माँ और तेरी पिताजी तेरे ससुर जी हैं। अगर तुझे ये बात समझ में आ गई तो तू जीवन में हमेशा सुखी रहेगी। माँ के हाथ का स्पर्श और पापा का वात्सल्य, रूंधा हुआ कंठ आज भी उसे ऐसे याद है मानो कल की ही बात है। दिल्ली वापस आकर आदित्य काम पर जाने लगे और रोशनी अपने नए घर को सजाने संवारने में जुट गई। उस दिन उसे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। कलम उठाकर उसने खत लिखना शुरू किया। आदरणीय मम्मी। फिर उसे लगा उसे ये खत माँ को लिखना चाहिए और फिर उसने एक प्यार भरा खत माँ को लिख डाला। कुछ ही दिनों में उसे वैसा ही प्यार भरा जवाब मिला माँ की ओर से और यहाँ से शुरुआत हुई स्नेह के एक अनोखे बंधन की। माँ ने रोशनी के हर खत का जवाब दिया। नए घर में कदम रखते ही उसने अपना नया जन्म खुशी खुशी स्वीकार किया। पति के रूप में आदित्य को पाकर उसका जीवन मानो चरितार्थ हो गया। रोशनी के सास ससुर जयपुर में रहते थे। आदित्य की नौकरी दिल्ली शहर में थी, इसीलिए शादी के 1 हफ्ते बाद ही वे दोनों दिल्ली वापस आ गए थे। हाँ, वह 1 हफ्ता ससुराल में बहुत अच्छा लगा था रोशनी को। नई माँ व पिताजी के पास पल पल वह अपनी मम्मी के कहे शब्दों को सहेजती बटोरती रही और सचमुच उन 7 दिनों में उसे लगा, हाँ, अब यही है उसके माँ और पिताजी। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी नई माँ से उतना ही प्यार करेगी जितना वह अपनी मम्मी से करती थी, पिताजी से उतना ही लाड जितना वह पापा से करती थी। परंतु क्या उसे वह प्यार मिल पाएगा? इसी ऊहापोह में ही वह हफ्ता बीत गया था। हर बार दोनों की आत्मीयता बढ़ती गई। रोशनी को मानो सब कुछ मिल गया। धीरे धीरे समय सरकता रहा। इस बीच आदित्य और रोशनी जयपुर भी गए। कुछ दिनों तक साथ रहकर रोशनी को
माँ का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। स्नेह व ममता का भंडार बिल्कुल वैसा ही जैसे उसने चाहा था। माँ ने उसे घर में हंसने बोलने और कोई भी बात कहने की पूरी स्वतंत्रता दी, उतनी ही जितनी इस घर में आदित्य की बहन रचना को मिली हुई थी। उन्होंने रोशनी को कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया कि वे सास हैं और रोशनी बहू। फिर आया वह समय जो हर स्त्री के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, जब रोशनी के पैर भारी हुए। माँ व मम्मी दोनों ने ही रोशनी को अपने पास बुलाना चाहा, लेकिन रोशनी माँ के पास चली गई थी। फिर उसकी बेटी सैली हुई। सैली नाम माँ ने ही रखा था। उसे भी बहुत पसंद आया था। माँ ने खुद जी जान से रोशनी की सेवा की। तब उसे माँ व मम्मी का चेहरा बहुत कुछ मिलता जुलता लगा था। पिताजी ने भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपनी ओर से वे स्वयं उसे पौष्टिक पकवान बनाकर खिलाते रहते थे। सूजी की खीर व धुली मूंग की दाल उसे आज भी याद है। माँ रिश्तेदारों के बीच रोशनी की प्रशंसा के पुल बांधते नहीं थकती थी। रोशनी बहुत समझदार है, ये तो मेरी दूसरी बेटी हैं, बिल्कुल रचना जैसी, अजीज है मुझे। भगवान करे सबको ऐसी ही बहू मिले। सैली को लेकर रोशनी 1 महीने के बाद वापस चली गई। दिल्ली आकर भी पत्रों का सिलसिला चलता रहा और कभी कभी फोन पर भी बात होती रहती। आदित्य की बहन रचना ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, अतः उसके लिए उपयुक्त वर तलाश कर उसका विवाह निश्चित कर दिया है। अगले दिन से कुछ ऐसा भी हुआ। माँ की सभी बातों को वह सिर झुकाकर मानती चली गई। अब रिश्तेदारों के मुंह बंद हो चुके थे, परंतु रोशनी के अंदर जैसे सब कुछ टूटकर बिखर चुका था। रोशनी शादी से 1 महीने पहले ही दिल्ली से पहुंच गई ताकि छोटे मोटे कामों में माँ की मदद कर सके। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार आने लगे। शादी के 2 दिन पहले तक सभी रिश्तेदार आ चुके थे। घर का वातावरण अत्यंत ही खुशगवार हो गया था। रोशनी सारा दिन काम में जुटी रहती ताकि किसी को भी किसी प्रकार की तकलीफ न हो व शिकायत का मौका न मिले। उस दिन माँ, बुआ, ताई, चाची, मौसी व अन्य कुछ रिश्तेदारों के बीच बैठी बातें कर रही थी। तभी उन्होंने रोशनी को पुकारा। रोशनी जब वहां पहुंची तो माँ बोली, रोशनी खाना बन गया क्या? नहीं, बस बनने ही जा रही हूँ, रोशनी ने कहा। ऐसा करो, आलू मटर की सब्जी व मूंग की दाल बना लो, माँ ने कुछ सोचते हुए कहा। रोशनी अधिकार से बोली, नहीं माँ, ये चीजें रात को बनाएंगे, अभी चने बना रही हूँ। अच्छा चल, जैसी तेरी मर्जी, माँ ने अस्वस्थ होकर कहा। रोशनी रसोई की ओर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसके कानों में किसी रिश्तेदार की आवाज पड़ी। कैसी बहू है लाजो तेरी, बड़ा जवाब देती हैं। तभी दूसरी आवाज आई, कितनी मुंहफट है, हमने तो कभी अपनी सास को पलट कर जवाब नहीं दिया। तीसरी आवाज थी, लाजी बहुत दब के रहती हैं अपनी बहू से, वरना डांट न देती। क्या जमाना आ गया है, आजकल की न्यू जनरेशन हमारी मजाल थी, हम कभी मुंह खोले अपनी सास के सामने। उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया, और जरा रोशनी को तो देखो। अपमान की अनुभूति से रोशनी की आंखें भीग गई। उसने कसकर उन्हें खींच लिया। माँ का प्रति उत्तर सुनने के लिए वह बेचैन थी, परंतु उसे माँ का कोई जवाब नहीं सुनाई दिया। क्यों? माँ ने कुछ बोला क्यों नहीं? क्या वह वास्तव
में ऐसी ही थी जैसे वे सब उसके बारे में सोच रही थी। धीरे बोली, वो सुन रही होगी। किसी समझदार पुरुष की आवाज़ थी। सुन रही है तो सुन ले। ये आवाज़ किसी महिला की ही थी। ये तो सच है कि ये नई पीढ़ी ना तो बड़ों का आदर सत्कार करना जानती है, ना ही इनके हृदय में किसी के लिए प्रेम व त्याग की भावना है। रोशनी रसोई में रो रही थी। माँ का कोई जवाब नहीं सुनाई दिया। उसे इसका मतलब है माँ भी ऐसा ही सोचती हैं, तभी शायद किसी रिश्तेदार को वे प्रत्युत्तर नहीं दे पाई, न ही उनके व्यंग बाणों का खंडन किया। रोशनी सोचने लगी, क्या अपनी मम्मी के साथ भी वह ऐसे ही बात नहीं करती थी? क्या एक बहू का सास के साथ अधिकार पूर्वक बात करना उसका अपमान करना है? यही स्वतंत्रता तो चाहती हैं हर बहू अपनी सास के साथ। जब एक बेटी अपनी माँ के साथ तर्क वितर्क कर सकती है तो क्या सास के साथ किसी बात पर तर्क करना, बहस करना है? क्या किसी बात पर विचारों का मेल न होना और उसे कह देना सास की शान में गुस्ताखी है? नहीं, मन में आदर, प्यार व श्रद्धा होते हुए भी वैचारिक विभिन्नता हो सकती है। इसे बुरे स्वरूप में क्यों लिया जाता है? उसका मन किया कि वह बाहर जाकर जोर से चिल्लाकर कहे, मेरी सास मेरी माँ है। जब आप लोग हमारे आपसी संबंधों की गहराई को नहीं समझते तो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? बहू बेटी होती हैं, यह बात आप लोगों के लिए सिर्फ किंवदंती होगी, परंतु मेरी सास ने यह बात सच करके दिखलाई है। मैं उनसे लड़ती झगड़ती भी हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपनी मम्मी से लड़ती थी, क्योंकि मेरी सास ने यह अधिकार मुझे दिया है। परंतु वह ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि जब माँ ने स्वयं ही उसका साथ नहीं दिया तो वह क्या मुंह लेकर बाहर जाती? उसने चुपचाप वहीं खाना बना दिया जो माँ ने कहा था। रोशनी बहुत उदास हो गई थी। उसे माँ से शिकायत थी। उसे लगा जैसे वह बेकार ही उन पर अपना अधिकार जताती रहती हैं। अब नहीं करेगी वह ऐसा। अगर माँ भी यही चाहती हैं कि मैं उनकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाऊं तो ठीक है। अब ऐसा ही होगा। अगले दिन से कुछ ऐसा ही हुआ। माँ की सभी बातों को यह सिर झुकाकर मानती चली गई। अब रिश्तेदारों के मुंह बंद हो चुके थे, परंतु रोशनी के अंदर जैसे सब कुछ टूटकर बिखर चुका था। माँ शादी के कामों में इतनी व्यस्त व तनावग्रस्त थी कि वे रोशनी की ओर ध्यान ही नहीं दे पाई और ये बात उसके संदेह को विश्वास में बदलने में कारगर सिद्ध हुई। उसे विश्वास हो गया कि माँ उससे ऐसे ही व्यवहार की अपेक्षा रखती हैं। शादी खुशी खुशी संपन्न हो गई और फिर रोशनी दिल्ली आ गई। साथ में ले आई मन पर एक भारी बोझ, जैसे उसकी खुशियों का घरौंदा अचानक ही टूट गया हो। दिल्ली आकर उसने माँ को एक पत्र भी नहीं डाला, ना ही फोन किया। कुछ दिनों बाद माँ का फोन आया था और उन्होंने पूछा था, रोशनी नाराज हो क्या? नहीं तो उसने हंसकर कहा था, परंतु रिसीवर नीचे रखने के बाद वह फूट फूट कर रो पड़ी थी। नाराज ही तो थी वह माँ से, क्यों वे रिश्तेदारों का मुंह बंद नहीं कर पाई थी। अब वह कभी एक बेटी की तरह उनसे बात नहीं करेगी, एक बहू की तरह सिर्फ सिर झुकाकर उनके आदेश का पालन करेंगी।
जब उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता है तो क्यों वह माँ बेटी जैसे संबंधों के स्वप्न देख रही है। इसी तरह दिन बीतते गए। रोशनी कभी कभी माँ को याद करके उदास हो जाती। आदित्य जब उसकी उदासी का कारण पूछता तो वह टाल जाती, परंतु एक दिन जब उससे नहीं रहा गया तो वह आदित्य के कंधे से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। आदित्य ने हैरानी से पूछा, अरे क्या हुआ, बताओ तो सही। ऐसा कौन सा दुख है तुम्हें जो इतने दिनों से तुम मुझसे भी नहीं कह पा रही हो। रोशनी ने अपनी मन की गांठ आदित्य के सामने खोल दी। पूरी बात सुनकर आदित्य रोशनी से सहानुभूति दिखाने की बजाय जोर जोर से हंसने लगा। रोशनी मूर्खों के समान आवाक होकर उसका मुंह देखती रह गई। जो बात उसके लिए इतनी अहम व गंभीर थी, आदित्य उस बात को इतना हल्का समझकर उसका मजाक उड़ा रहा है। आप हंस क्यों रहे हैं? रोशनी ने हैरान होकर पूछा। आदित्य उसकी ओर देखकर बोला, इसीलिए कि तुम पागल हो। मैं पागल हूँ? क्यों, मैंने ऐसा क्या कहा? रोशनी, तुम्हें बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है माँ के बारे में। जिस दिन और जिन रिश्तेदारों की बात तुम कर रही हो उस दिन मैं भी वहीं पर था। जैसे ही तुम अंदर गई थी उसी वक्त रचना के ससुराल से कुछ लोग हमारे घर आ गए थे, इसीलिए मुझे व माँ को दूसरे कमरे में जाना पड़ा था। माँ ने या मैंने वे सब बातें सुनी ही नहीं थी। हाँ, बाद में रचना से ये सब पता चला था तो माँ ने उन रिश्तेदारों से काफी देर तक जवाब तलब किया था। माँ ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में समझा दिया था कि आइंदा वे तुम्हारे बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहेगी और तुम एक गलत फहमी पाल कर उसे दिल से लगा कर बैठ गई हो। पागल नहीं कहूँ तुम्हें तो क्या कहूँ? रोशनी आश्चर्य मिश्रित हर्ष से बोली, तो क्या माँ उस समय वहाँ पर नहीं थी? बिल्कुल नहीं। अगर वे वहाँ पर होती तो किसी का मुंह न खुलता। मेरी बात पर यकीन न हो तो रचना से पूछ लेना, आदित्य बोला। और मैं इतने दिनों से माँ को ही गलत समझ रही थी। ओह, कितनी बड़ी गलत फहमी हो गई मुझे उनके बारे में। रोशनी की पश्चाताप हो रहा था। उसी दिन रोशनी को माँ का एक पत्र मिला। प्रिय बेटी रोशनी, आशीर्वाद। आज पूरे 4 महीने 2 दिन हो गए तुम्हारा कोई खत नहीं आया। पहले तो तुम ऐसी ना थी। मेरा जवाब पहुँचने से पहले ही तुम्हारा खत मुझे मिल जाया करता था। ये सोचकर बहुत अच्छा लगता था कि तुम्हें मेरे खतों का कितनी बेताबी से इंतजार रहता है। बहुत अच्छा लगता था कि तुम मेरा इतना ध्यान रखती हो और इससे भी ज़्यादा यह कि तुम अपनी ज़िंदगी में वाकई मेरी ज़रूरत महसूस करती हो। लेकिन इतने दिनों से तुमने कुछ लिखा क्यों नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे रूठी हुई हो। जरूर अनजाने में तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लग गई होगी, वरना जानबूझकर तो मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं पहुंचा सकती। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? रिश्ते सिर्फ खून के ही तो नहीं होते। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो खून के रिश्तों से भी अधिक प्रिय होते हैं। ऐसा ही है मेरा तुम्हारा रिश्ता। इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकती। कभी कभी अपनों का अधिकार पूर्वक रूठना अच्छा लगता है, लेकिन अब तुम्हें रूठे बहुत दिन हो गए। हो सके तो कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ।
तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। आशीर्वाद सहित तुम्हारी माँ। रोशनी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उसने भी तो अनजाने में माँ को दुख पहुँचाया था। अब वह उनसे मिलने जरूर जाएगी। कल का टिकट निकलवा लूं जयपुर का। आदित्य ने शरारत से पूछा। हाँ, मैं अटैची तैयार करती हूँ, रोशनी ने खिलखिला कर कहा। साड़ी का पल्लू खोजती हुई वह अपनी अटैची में सामान जमाने के लिए उठ खड़ी हुई। हवा के एक तेज झोंके से रोशनी के विचारों का सिलसिला थम गया। वह मुस्कुरा दी। हवा का थपेड़ा उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें माँ और उसके रिश्ते की सुगंध जो थी